Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. D.L. Kumar, biology faculty. Now today we discuss female reproductive system and structure of ovule. देखिए बेटा हम बात कर रहे हैं जो अपनी यूनिट चल रही है वो यूनिट है अपनी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन ये यूनिट चल रही है और इसमें आज हम टॉपिक बात करेंगे बेटा। टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे एक टॉपिक तो अपन बात करेंगे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है यानी मादा जनन अंग, और दूसरा टॉपिक अपन उसमें ओव्यूल बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टॉपिक मादा जनन अंग, या इसे अपन कहते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है बेटा, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि पुष्प में हमने पुष्प की जब स्ट्रक्चर बात की थी तो वहां हमने 4 पुष्प के मुख्य अवयव अपन ने पढ़े थे। बाह्य दल, उसके बाद अपन ने किया था नर जनन अंग और मादा जनन अंग। मादा जनन अंग के रूप में जिसे हम कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के रूप में जानते हैं, तो मादा जनन अंग को अपन गाइनोसियम कहते हैं। तो देखिए बेटा मादा जनन अंग के रूप में क्या होता है, जायांग होता है। तो मादा जनन अंग के रूप में पुष्प में जायांग होता है। देखिए बेटा जायांग की एक यूनिट को, जायांग की जो एक यूनिट है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। तो देखिए जायांग की एक इकाई को क्या कहते हैं बेटा, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के 3 सब पार्ट होते हैं बेटा। तो देखिए अपन बात करें तो स्त्री केसर जिसे हम कार्पल या पिस्टाइल भी कहते हैं, स्त्री केसर के 3 उप भाग होते हैं। कौन कौन से 3 उपभाग, आप नाम बताना जरा। स्टिग्मा जो सबसे ऊपर होती है, वर्तिका और ओवरी। ठीक है, तो 3 पार्ट कौन कौन से बेटा, स्टिग्मा, सेकंड पार्ट बेटा स्टाइल, एंड थर्ड पार्ट है ओवरी। वर्तिकाग्र, दूसरा पार्ट है वर्तिका, और तीसरा पार्ट है अंडाशय। तो ये 3 अवयव है, 3 सब पार्ट है। ठीक है, स्त्री केसर के 3 उपभाग है। देखिए आगे अपन बात करें जो सबसे ऊपरी भाग है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, स्त्री केसर में वापस बना रहा हूं जो अपन ने पुष्प में भी बात की थी। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही बेटा, ये क्या है, वर्तिकाग्र है या स्टिग्मा है। और उसके बाद ये जो नीचे नलिकाकार जो रचना दिख रही है, लंबी नलिकाकार जो रचना दिख रही है, ये यहां से यहां तक, ये क्या है, स्टाइल है या वर्तिका है।
और नीचे जो फूली हुई रचना, फ्लास्क नुमा रचना जो अपने को दिख रही है, ये क्या है बेटा? अंडाशय है। और ये जिस पर अटैच रहता है ये पुष्पासन है। तो ये पुष्पासन हो गया और ये पुष्प व्रंत हो गया, ये पुष्पासन हो गया और ये अंडाशय हो गया। अंडाशय के चारों ओर अंडाशय भित्ति होती है, तो ये अंडाशय भित्ति हो गई। ठीक है, अंडाशय में अंडाशय भित्ति, अंडाशय अक्ष, ये अंडाशय अक्ष हो गए, ये अंडाशय पट्ट हो गया, ये अंडाशय पट्ट है बेटा। ठीक है, तो ये अंडाशय पट्ट। अब इसके अंदर जो कोष्ठ बने हैं इन्हें अपन अंडाशय कोष्ठ या लोक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रचना दिख रही है आपको, ये क्या है बेटा? स्टिग्मा। और यहां से जो ये रचना दिख रही है ये क्या है बेटा? स्टाइल। और जो ये फूली हुई रचना दिख रही है ये क्या है बेटा? ओवेरी या ओवरी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं, ये जो आपको दिख रही है ये है अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति। ठीक है, उसके बाद अगर अपन मैं बात करूं तो ये क्या है बेटा? अंडाशय अक्ष। तो ये क्या है? अंडाशय अक्ष। उसके बाद में ये बात करूं तो ये क्या है बेटा? अंडाशय पट्ट। और ये अंडाशय कोष्ठ है, अंडाशय कोष्ठ। कितने कोष्ठ दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 कोष्ठ दिख रहे हैं। अब इन कोष्ठों में देखो बेटा, ये जो अंडाशय है फर्टिलाइजेशन के बाद ये पूरा का पूरा अंडाशय फ्रूट में चेंज हो जाता है, फल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो लोक्यूल है और इसके अंदर जो ये अंडाशय अक्ष है, इस पर या अंडाशय कोष्ठों में ओव्यूल अरेंज रहते हैं, बीजांड अरेंज रहते हैं, जिसे अपन बीजान्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये बीजान्यास की जो कि अपन 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी में पढ़ी थी। तो यहां बीजांड अरेंज है जैसे। ठीक है, इस बीजांड के अरेंजमेंट को अपन कौन सा अरेंजमेंट कहेंगे? अक्षीय, क्योंकि ये कहां पर जुड़े हुए हैं? अक्ष पर। ठीक है, तो हम यहां पर इसी की इंटरनल स्ट्रक्चर बात करेंगे, किसकी? इस बीजांड की। तो ये क्या है बेटा? बीजांड, या इसे अपन ओव्यूल भी कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से के 3 भाग हो गए। तो मैंने स्टिग्मा अपन बात करें तो स्टिग्मा क्या है बेटा? स्टिग्मा देखो ये कैसी है? चौड़ी, चपटी, हेयर लाइक हो सकती है, घुंडी नुमा रचना है। और ये पोलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है बेटा। जितनी जो परागकण है ना, एंथर का जब स्फुटन हो जाता है, परागकोश का जब स्फुटन हो जाता है, तो परागकण कहां आते हैं? वर्तिकाग्र पर ही आते हैं। तो यहां पर इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र को परागकणों का प्लेटफॉर्म, स्टेज कहते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां उतरेंगे। ठीक है, तो स्टिग्मा घुंडी नुमा रचना है जो पराग कणों की लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्लियर? तो यहां पर परागकण आकर उतरते हैं और यहां पर ही परागकणों का जर्मिनेशन होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें, देखो बेटा स्टाइल। स्टाइल कैसी है बेटा? लंबी नलिकाकार रचना। तो देखिए बेटा ये कैसी है? लंबी नलिकाकार रचना जो स्टिग्मा और ओवरी के बीच में है। तो देखो बेटा स्टिग्मा व ओवरी के मध्य उपस्थित। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा ओव्यूल, ओवरी। ओवरी क्या है बेटा? देखिए ये गाइनोसियम का, या मैं कहूं कि जो स्त्री केसर है, इसका मुख्य भाग है और ये एक फूली हुई रचना है। और इसी से यानी ओवरी से ही निषेचन के बाद ओवरी ही फल में बदल जाता है।
इसके अंदर कोष्ठ उपस्थित होते हैं और उन कोष्ठों में बीजांड उपस्थित होता है। तो ओवरी क्या है? स्त्री केसर का मुख्य भाग, स्त्री केसर का मुख्य भाग है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, यह फूली हुई रचना है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। ठीक है, देखो अंडाशय दिखती मेन रूप से फल में बदलती है और उसके बाद में जो इसमें क्या होते हैं? कोष्ठ उपस्थित होते हैं, अंडाशय कोष्ठ, और उनमें बीजांड उपस्थित होते हैं। तो देखो बेटा, अंडाशय कोष्ठ में बीजांड उपस्थित होते हैं। इस बीजांड को हम मेगा स्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। तो मेगा स्पोरेंजियम, हम बात यहां पर यही पढ़ना चाह रहे थे। मैं आपको यहां पर लेके चलने के लिए मैंने आपको पहले मादा जनन अंग की बात बताई पुष्पीय पार्कों में। तो ये बेटा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसमें ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। और ओवरी निषेचन के पश्चात किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फल में। और इसके अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। हम बीजांड की ही रचना बात करना चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको यहां पर लेके आया। तो अब अपन बात करेंगे बेटा, मेनली अपना टॉपिक क्या है? बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें तो हम बात कर रहे हैं बेटा, ओव्यूल कहां है? देखिए यहां पर अरेंजमेंट है। इसके विन्यास को अपन जो ओव्यूल का जो अरेंजमेंट है इनसाइड द ओवरी, यानी अंडाशय कोष्ठों में बीजांड की व्यवस्था को क्या कहते हैं बेटा? बीजांड न्यास कहते हैं। तो बीजांड यहां है, इसकी स्ट्रक्चर अपन यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें प्लेसेंटा होता है और बीजांड को हम मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे बेटा अब बीजांड की संरचना, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। देखिए टॉपिक अपना स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स या अपन कहें स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, इसकी अपन स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं या अपन बात करें एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना। ठीक है बेटा, हम एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना बात कर रहे हैं और बीजांड की संरचना का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अपन बात करें बीजांड जो है देखिए बेटा, मेगा स्पोरेंज अपन कहें कि यहां पर अंड कोशिका का परिवर्धन, इसके अलावा मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन जैसी क्रियाएं कहां संपन्न होती बेटा? बीजांड में ही संपन्न होती। तो बीजांड जो है, तो देखिए बीजांड मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस एंड
फर्टिलाइजेशन का स्थल है। तो ये किसका स्थल है बेटा? यहां मेगा स्पोरोजेनेसिस यहां होता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस यहां होता है, फर्टिलाइजेशन यहां होता है, और उसके पश्चात इन सबके पश्चात जो बीजांड है वो किस में बदल जाता है बेटा? बीज में या सीड में बदल जाता है। ठीक है, तो बीजांड एक ऐसी स्थान है जहां मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके पश्चात फर्टिलाइजेशन के पश्चात यह स्थल किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। क्लियर? तो देखिए बेटा, बीजांड की अपन संरचना बात करें तो बीजांड जो है, बीजांड की संरचना का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं में करेंगे। देखो बेटा, आप इस को टुकड़ों में बांट दिया मैंने इसको स्टडी को, जिससे आपको इजी वे से ये लर्न हो जाए। ठीक है, चलिए अपन सबसे पहला पॉइंट बात कर रहे हैं बेटा इसका, बीजांड व्रंथ। बीजांड व्रंथ जिसे अपन फ्यूनिकल भी कहते हैं, बीजांड व्रंथ। देखो बेटा, बीजांड जिस रचना द्वारा ओवरी में लगा होता है उस रचना को हम बीजांड व्रंथ कहते हैं, और बीजांड व्रंथ का जो नीचे वाला सिरा है वो प्लेसेंटा द्वारा अटैच रहता है, और जो ऊपरी भाग है वो बीजांड से अटैच रहता है। एक बार मैं बीजांड का डायग्राम आपको क्लियर कर रहा हूं, उसके फिर अपन एक एक पार्ट को लेते हुए चलेंगे। देखो बेटा, यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये बीजांड का मेन पार्ट है जिसे भ्रूण एम्ब्रियो सेक कहते हैं, जिसमें ये अंड कोशिका है, ये साय कोशिका है, तो ये साय कोशिका हो गई दोनों, ये अंड कोशिका हो गई, ये द्विध्रुवीय केंद्रक हो गए, ये 3 प्रतिमुखी सेल हो गए, एंटीपोडल सेल। ये जो सेल आपको दिख रही है, इसमें देखिए कितनी सेल आपको दिख रही है, इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं। ये कैसे डेवलप हुआ है ये आगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। यहां अपन ओव्यूल की स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, इसलिए यहां इसकी डिस्कस अपन ज्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद यहां इसके चारों ओर बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय उत्तक जिसे न्यूक्लियस अपन कहते हैं, और ये पैरेंकाइमी कोशिकाओं का बना होता है। तो ये बीजांडकाय पार्ट है, ये बीजांडकाय का पार्ट है जो विकसित होते हुए एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। उसके पश्चात अपन कहें कि यहां पर ये बाह्य अध्यावरण है, बीजांड के चारों ओर अध्यावरण होते हैं 2, तो ये बाह्य अध्यावरण है, ये बाह्य अध्यावरण हो गया। उसके बाद अंतःध्यावरण, और ये बाह्य अध्यावरण हो गया, ये बाह्य अध्यावरण है, क्योंकि बाहर की तरफ देखो बाह्य अध्यावरण और अंदर की तरफ अंतःध्यावरण। वो मैंने गलती से पहले उसको बाह्य अध्यावरण बोल दिया था। ये अपना ओव्यूल्स बनकर तैयार हो गया, ये हो गया अपना ओव्यूल। क्लियर? तो देखिए अपन बीजांड व्रंथ की बात कर रहा हूं। जो आपको ये रचना दिख रही बेटा, ये रचना क्या है? बीजांड व्रंथ है। तो बीजांड जिस व्रंथ नुमा रचना से जुड़ा हुआ है, तो ये अंडाशय में जुड़ा हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वर्तिकाग्र थी अपनी, और ये ओवरी था, इसमें ये एक्सिस थी, और इस एक्सिस में इस तरीके से लगा हुआ नहीं, तो ये यहां पर प्लेसेंटा। तो मैं इसको बात कर दूं यहां पर, तो ये क्या हो गया बेटा? प्लेसेंटा हो गया जैसे। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा वाला पार्ट हो गया अपना, और ये बीजांड व्रंथ हो गया। तो मैं ये कहूं कि ये कौन सा पार्ट बेटा? ये प्लेसेंटा वाला पार्ट है, ये प्लेसेंटा वाला पार्ट हो गया। तो इसे अपन कहें प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा सेकंड पार्ट क्या है? बीजांड व्रंथ। ये पार्ट अपना कौन सा था? बीजांड व्रंथ, बीजांड व्रंथ। ठीक है, तो बीजांड जिस व्रंथ नुमा रचना से लगा होता है उसे अपन बीजांड व्रंथ कहते हैं। क्लियर? तो देखिए बेटा, बीजांड एक व्रंथ नुमा
रचना से लगा होता है। ठीक है, अब देखिए आगे अपन बात करें इस बीजांड व्रंत में क्या क्या चीजें हैं और क्या है। इसका नीचे वाला भाग क्या किससे जुड़ा होता था? प्लेसेंटा से। तो बीजांड व्रंत का आधारी सिरा प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा होता है। प्लेसेंटा से जुड़ा होता है इसका आधार सिरा। और दूसरा पार्ट अगर अपन बात करें तो बेटा देखिए ये यहां पर अटैच है बीजांड के साथ, और जो ये अटैच वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है बेटा? हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है ये? हाइलम। तो देखिए बीजांड व्रंत का दूसरा सिरा बीजांड से जुड़ा होता है जिसे हाइलम, ठीक है, या अपन कहें इसे नाभिका। क्या कहते हैं इसे? नाभिका। हाइलम या नाभिका कहते हैं। तो ये बेटा हाइलम पार्ट है जहां ये अटैच है इससे। ठीक है, आगे अपन बात करें बीजांड व्रंत में क्या होता है? परिवहन वेस्कुलेटेड टिश्यू पाए जाते हैं जो इसको न्यूट्रिशन देते रहते हैं। तो ये इसमें क्या है बेटा? संवहन उत्तक। कौन से उत्तक है बेटा? ये संवहन उत्तक। तो बीजांड व्रंत में संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया संवहन उत्तक। और ये क्या है बेटा? नाभिका। ठीक है, नाभिका। आगे अपन बात करें, देखिए बेटा इसमें ये जो सिरा है इसका यहां एक उभरी हुई रचना पाई जाती है जो कि कठोर कंटकनुमा होती है। ये भाग जो मेनली बीजांड का भाग है, न कि बीजांड व्रंत का। और इस उभरी हुई रचना को अपन क्या कहते हैं? राफे कहते हैं। क्या कहते हैं? राफे। ठीक है, तो देखिए बीजांड में एक उभरी हुई कंटक नुमा कठोर रचना होती है जिसे क्या कहते हैं बेटा? राफे कहते हैं। तो राफे क्लियर हो गया आपके? ये राफे हैं। तो देखिए अपन ने अभी कौन कौन से पार्ट बात किए? प्लेसेंटा जो कि विकसित होते हुए बीजांड को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। बीजांड व्रंत जिससे बीजांड जुड़ा होता है। बीजांड व्रंत में संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं जो प्लेसेंटा के न्यूट्रिशन को बीजांड को पहुंचाता है। उसके बाद बीजांड व्रंत जहां अटैच रहते हैं उस भाग को अपन क्या कहते हैं? इस भाग को अपन क्या कह रहे हैं? नाभिका या हाइलम कहते हैं। बीजांड में एक उभरी हुई कंटकनुमा कठोर रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? राफे कहते हैं। ये यहां तक की रचना भाग हो गया। अपना एक पार्ट जो अपन बात करना चाह रहे थे वो क्लियर हो गया यहां पर। ठीक है, तो ये अपने हो गए। सेकंड भाग अपन बात कर रहे हैं बेटा यहां पर अध्यावरण बीज या इंटेगुमेंट्स। अध्यावरण या बीजांड अध्यावरण। ठीक है, देखो बेटा बीजांड के चारों ओर एक दो अध्यावरण पाए जाते हैं जो बीजांड की रक्षा करते हैं। तो देखिए बेटा बीजांड के चारों ओर दो अध्यावरण उपस्थित होते हैं। दो अध्यावरण। देखो बेटा कुछ बीजों में कुछ बीजांड ऐसे भी होते हैं जिसमें अध्यावरण नहीं होता है, कुछ में एक अध्यावरण होता है, किसी में 3 अध्यावरण होते हैं। ये अध्यावरण की जो क्लासिफिकेशन है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहां हम केवल अध्यावरण की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो अधिकांश जो पादप होते हैं, अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादपों के जो बीजांड होते हैं, उनमें क्या होते हैं बेटा, 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। तो अब इसमें क्या कहते हैं इनके, बाह्य अध्यावरण व अंतर अध्यावरण के रूप में ये कहा जाता है। और बेटा ये अध्यावरण जो है यही बाद में बीज चोल के रूप में जानते हैं। तो बाह्य बीज चोल और अंतर बीज चोल इन्हीं से बनती है। तो ये क्या है बेटा, बाह्य अध्यावरण या इन्हें कहें आउटर इंटेगुमेंट्स। और ये क्या है बेटा, इनर इंटेगुमेंट्स। ठीक है। तो बाह्य अध्यावरण और अंतर अध्यावरण होते हैं। तो बीजांड के चारों ओर 2 अध्यावरण उपस्थित होते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंतर अध्यावरण। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा नंबर, जो हम बात कर रहे हैं यहां पर अगला पार्ट इसी के रूप में जो है, देखिए बेटा यहां एक अध्यावरण के जो बेस है, यहां पर जो इस पार्ट को अपन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, चेलेजा के नाम से इसे जानते हैं। तो देखिए इसी में है अध्यावरण के या बीजांड का ऊपरी भाग जहां दोनों अध्यावरण होते हैं या ऊपर उसके रूप में है, उसे अपन क्या कहते हैं, चेलेजा या इसे अपन कलेजा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ का, इस अध्याय जो अपना बीजांड जो है इसका आधारी भाग है, इस भाग को अपन क्या कहते हैं बेटा, चेलेजा या इसे अपन निभाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसे, निभाग। ठीक है। तो ये चेलेजा या निभाग होता है, निभाग। ठीक है। ये अपन ने 2 पार्ट जो है बीजांड के कर लिए, जिसमें हमने बीजांडवरण और अध्यावरण डिस्कस किया। अगले पार्ट अपन बात कर रहे हैं, इनको मैं क्लीन कर रहा हूं, उससे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करें अगले जो पार्ट है इसके, उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो 2 पार्ट अपने हो गए कंप्लीट। अगले नेक्स्ट अपन बात करें बेटा तीसरा पार्ट, बीजांड या पहले अपन बीजांड द्वार कर लेते हैं, बीजांड द्वार या इसे अपन माइक्रोपाइल भी कहते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है। बीजांड द्वार, देखिए बेटा बीजांड में एक ऐसा पार्ट है जहां अध्यावरण नहीं होते हैं। तो देखिए मेरे को बताइए यहां इस बीजांड में ऐसे कौन सा पार्ट है जहां अध्यावरण नहीं है। और आपको ये दिख रहा होगा जो बिल्कुल निभाग के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में है। ठीक है। तो इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, ये यहां पर ये जो है इसे अपन कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। ठीक है। तो माइक्रोपाइल देखिए बीजांड का वह भाग जहां अध्यावरण नहीं है, क्या कहलाता था, बीजांड द्वार। आगे अपन बात करें, देखिए बेटा ये बिल्कुल जो निभाग है उसके कहां है, अपोजिट में। तो यह भाग निभाग के विपरीत होता है, सीधी रेखा में एक हो गया। आगे अपन बात करता जो ये जो बीजांड द्वार है, ये देखिए बाह्य अध्यावरण और अंतर अध्यावरण से घिरा हुआ रहता है। तो
तो इसके दो क्षेत्र होते हैं। तो देखिए बेटा, बीजांड द्वार में दो क्षेत्र होते हैं। दो क्षेत्र कैसे है बेटा? देखिए, एक हो गया ये क्षेत्र, मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, ये क्षेत्र जो मैं आपको रेड कलर से बता रहा हूं, एक हो गया बेटा ये क्षेत्र रेड से, दूसरा ये इसकी बॉर्डर हो गई, दूसरा हो गया ये जोन जिसको मैं डॉटेड से बता रहा हूं। तो जो दो जोन हो गए बेटा इसमें, ठीक है। एक जोन है अपना ये और एक है ये। तो देखिए, जो अंदर वाला है इसे कहते हैं इनर जोन। तो बीजांड द्वार के दो क्षेत्र है। पहला है आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र जो है ये, या आंतरिक जो एरिया है ये, देखो बेटा, जो इनर इंटेगुमेंट है इनके द्वारा घिरा है, तो यह अंतर अध्यावरण द्वारा घिरा होता है। अंतर्ध्यावरण इससे घिरा हुआ, तो आंतरिक क्षेत्र जो होगा किससे घिरा हुआ है? आंतरिक अध्यावरण से या अंतर्ध्यावरण से घिरा हुआ है। और इसे क्या कहते हैं बेटा? एंडोस्टोम। क्या कहते हैं इसे? एंडोस्टोम। तो ये हो गया बेटा एंडोस्टोम, आंतरिक क्षेत्र। दूसरा होता है बेटा बाह्य क्षेत्र। देखो, ये बाह्य क्षेत्र हो गया, तो यह बाह्य अध्यावरण से घिरा होता है और इसे कहते हैं बेटा एक्सोस्टोम। तो ये कौन सा भाग हो गया बेटा? एक्सोस्टोम, ठीक है। तो देखो, बीजांड द्वार जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहां अध्यावरण नहीं है, ठीक है। और इसी से पराग नलिका या जो पोलन ट्यूब है वो बीजांड में प्रवेश करती है। इसमें दो क्षेत्र होता है, एक आंतरिक क्षेत्र जो अंत अध्यावरण से घिरा होता है जिसे एंडोस्टोम कहते हैं, और एक होता है बाहरी क्षेत्र जो बाहरी अध्यावरण से घिरा होता है, इसे क्या कहते हैं? एक्सोस्टोम। क्लियर? नेक्स्ट अपन आगे बात करें तो बीजांड द्वार अपने क्लियर हो गया। यहां पर ये बीजांड द्वार, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये कौन सा है बेटा? बीजांड द्वार वाला क्षेत्र है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें नंबर 4th पार्ट, ठीक है। और वो है अपना 4th पार्ट बीजांडकाय। देखो बेटा, बीजांडकाय ये जो पार्ट है, मैंने शुरुआत में बताया, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये बीजांडकाय पार्ट है और ये मेन पार्ट है बीजांड का। तो देखिए बेटा, जो अपना ये क्या है? भ्रूणकोश है। इस भ्रूणकोश के चारों ओर उपस्थित होता है, ठीक है। तो अपन इसे कहें कि भ्रूणकोश, जिसे एम्ब्रियो से अपन कहते हैं, भ्रूणकोश के चारों ओर एक पैरेन्काइमी सेल, मृदुतकी कोशिकाएं, जिसे अपन कहते हैं पैरेन्काइमी सेल या मृदुतकी कोशिकाएं, पैरेन्काइमी सेल्स से बना भाग पाया जाता है जिसे बीजांडकाई कहते हैं। तो पैरेन्काइमी सेल से बना हुआ भाग, और ये पूरा जो भाग है ये क्या है बेटा? बीजांडकाई है। आगे बात करें, यह बीजांड का मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग है, ये विकसित होते हुए एम्ब्रियो सेक को, भ्रूणकोश जो है इसको पोषण प्रदान करता है। तो यह विकसित होते हुए भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करता है। तो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। ये मेन पार्ट जो बीजांडकाय वाला।
ये, ठीक है बेटा। और देखिए ये भ्रूण के विकास, जब बीजांड का विकास हो जाता है, भ्रूण कोष का विकास हो जाता है, तब तक ये नष्ट हो जाता है, यानी इसका पूरा पोषण में काम में से ले लिया जाता है। तो देखिए बेटा, अधिकांश पुष्पी पादपों में यह भ्रूण कोष के विकास में पूर्ण रूप से प्रयोग कर लिया जाता है। तो देखिए बेटा, जब भ्रूण कोष का विकास हो रहा होता है तो भ्रूण कोष के विकास में इसका पूरे का पूरा यूज में काम में ले लिया जाता है और ये पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो कोई अवशेष नहीं बचता है, बीज तक कोई भी चीज अवशेष नहीं बचती है इसकी बीजांडकाई की। इसको पूरे को न्यूट्रिशन में काम में ले लिया जाता है अधिकांश पादपों में। परंतु देखिए बेटा, कुछ पादपों में, कुछ पुष्पीय पादपों में यह बीजांड में अवशेष रूप में पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित हो सकता है, जिसे अपन परिभ्रूण पोष कहते हैं। ठीक है, तो नोट करने वाली चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। परिभ्रूण पोष क्या है? ठीक है, ये मैं बीजांडकाय में बात कर रहा हूं बेटा, तो ये बीजांडकाय का अपना पॉइंट है, परिभ्रूण पोष, परिभ्रूण पोष। ठीक है बेटा, देखिए मैंने यहां पर लिखा अधिकांश पुष्पी पादपों में भ्रूण कोष के विकास में बीजांडकाय का प्रयोग कर लिया जाता है। तो अधिकांश पादपों में इस बीजांडकाय का प्रयोग भ्रूण कोष के विकास में कर लिया गया, किंतु कुछ पादपों में, तो देखिए बेटा, कुछ पुष्पी पादपों में बीजांडकाय अवशेष रूप में बीज में उपस्थित होता है, जिसे परिभ्रूण कोष कहते हैं, पेरिस्पर्म। ठीक है, यह एक पतली झिल्ली के रूप में बीज में उपस्थित होता है। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल इसका अपन बात करें तो एग्जाम्पल काली मिर्च होती है, उसमें पेरिस्पर्म या परिभ्रूण कोष को देखा जा सकता है। तो देखिए बेटा, बीजांडकाय भ्रूण कोष के विकास में पूरे का पूरा प्रयोग कर लिया जाता है, परंतु कुछ पुष्पीय पादपों में बीजांडकाय पूरे का पूरा यूज में नहीं लिया जाता है और कुछ अवशेष मात्रा में रह जाता है, जिसे परिभ्रूण कोष कहते हैं, और ये पतली झिल्ली के रूप में बीजों में उपस्थित होता है। एग्जाम्पल है काली मिर्च। तो बीजांडकाय अपना क्लियर हो गया बेटा इसमें, तो ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब अपना क्या बच रहा बेटा, ये, इसे अपन क्या कहते हैं, भ्रूण कोष। ठीक है बेटा, भ्रूण कोष। तो बीजांड के मध्य में एक बड़ा कोष होता है जिसे भ्रूण कोष कहते हैं, जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय रचना है। अभी आप केवल इसको ऐसे ही याद रखेंगे, बाकी और इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है ये अपन नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट अपन, लास्ट जो पार्ट अपन बात करेंगे 5th नंबर, वो अपन बात करेंगे भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सेक। तो देखिए नंबर 5th पार्ट अपन बात करें भ्रूण कोष। देखो बेटा, बीजांड के मध्य में एक बड़ा कोष होता है, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोष कहा जाता है। देखिए बेटा,
भ्रूणकोश जो है, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो से भ्रूणकोश में 7 सेल्स व 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। 7 कोशिकाएं कौन सी बेटा? 7 सेल्स की मैं बात करूं, एक अंड सेल 1, 2 सहायक सेल, एक मध्यवर्ती सेल या केंद्रीय सेल और 3 प्रतिमुखी सेल। देखिए यहां पर 2 सहायक कोशिका, तो ये 2 सहायक सेल हो गई, एक अंड कोशिका, तो ये एक अंड कोशिका हो गई, एक केंद्रीय कोशिका, ये पूरी एक केंद्रीय कोशिका हो गई, 3 प्रतिमुखी कोशिका, ये 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई कितनी? 7। केंद्रक कितने होंगे बेटा? 8। कैसे होते हैं 8 केंद्रक? 8 केंद्रक कैसे होंगे? तो देखिए बेटा, एक केंद्रक इसमें 1, 2 सहायक में 2, एक केंद्रीय कोशिका में 2 होते हैं। देखो यहां पर केंद्रीय 1, 2 हो गए, और 3 में 3, तो हो गए 8। ये 8 केंद्रक। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केंद्रक हो गए। तो ये क्या है बेटा? प्रतिमुखी सेल। प्रतिमुखी सेल ये कौन सी कोशिका बेटा? केंद्रीय सेल। और ये कैसी बेटा? अंड सेल। और ये क्या है बेटा? सहायक कोशिका, तो ये हो गई सहायक सेल। तो इस तरीके से अपने बीजांड की स्ट्रक्चर अपन ने देखी। यहां एक और मैं बात बता दूं, यहां पर एक तंतुमय रचना उपस्थित होती बेटा, तंतुओं के समान रचना उपस्थित होती है। यहां पर एक जैसे ऑर्बिट्यूटर कहते हैं, और ये पराग नलिका को बीजांड द्वार में प्रवेश की ओर दिशा में मोड़ता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक बात किए बेटा। एक अपन ने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें गाइनोसियम, स्टाइल या कार्पल की अपन ने बात की। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी अपन ने देखा। ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है या मेगा स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। उसके बाद अपन ने प्रारूपिक बीजांड की संरचना बात की, और प्रारूपिक जो बीजांड है उसकी संरचना अपन ने बीजांड व्रंत में, जो ये आप देख रहे हो बीजांड व्रंत, जिसमें प्लेसेंटा, संवहन उत्तक, नाभिका और राफे की अपन ने चर्चा की। उसके बाद सेकंड पार्ट अपन ने यहां पर बात किया अध्यावरण, जिसमें 2 अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। उसके बाद हमने बात की निभाग की, जो कि बीजांड का आधारी भाग के रूप में अपन समझ सकते हैं इसको। उसके बाद अपन ने बात की है यहां पर बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार ऐसा स्थान है जहां पर अध्यावरण एब्सेंट है, और इसके 2 जोन है, एक एंडोस्टोम और एक है एक्सोस्टोम। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की बीजांडकाई, जो पैरेन्काइमी कोशिकाओं से बना हुआ है, और बीजांड को न्यूट्रिशन, भ्रूणकोश को न्यूट्रिशन देता है, और ये पूरा का पूरा भ्रूणकोश के विकास में प्रयोग कर लिया जाता है। यदि अवशेष रूप में रह गया तो उसे अपन परिभ्रूणकोश कहते हैं। क्लियर? उसके बाद अपन ने इसके लास्ट में एक बात की, भ्रूणकोश जो बीजांड के मध्य में उपस्थित होता है, और इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो ये अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।